So let us start with determinants. Now what is determinant? So you have already studied about matrix और matrices. ये जो मैट्रिक्स या ये जो मैट्रिसेस हैं, इनको अगर हम एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करें, उस यूनिक नंबर को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो अगर इस मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर दें, जैसे हर आदमी के अंदर एक यूनिकनेस होती है, जैसे दिव्यांश के अंदर एक यूनिकनेस है कि ये देखने में तो बहुत भोला लगता है पर अंदर से बहुत ज्यादा यूनिक है। ठीक, अलग अलग बच्चे में अलग अलग यूनिकनेस। ठीक, जैसे सार्थक जो है भाई, वो देखने में भी सीधा है, अंदर से भी सीधा है। ठीक, ऐसा मुझे लगता है, अब धीरे धीरे असली रंग दिखाएगा तो पता नहीं। ठीक है, तो ये यूनिकनेस है इनकी। सिमिलरली जो मैट्रिसेस होती हैं, इनकी भी यूनिकनेस होती है। ये जो यूनिकनेस होती है, ये एक नंबर के द्वारा दी जाती है। जैसे आपके पास आधार कार्ड होते हैं, सभी के आधार कार्ड यूनिक होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, या सो UIN। तो वो जो UIN होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही एक नंबर होता है जो मैट्रिसेस का होता है। 2x2 मैट्रिक्स का जो यूनिक नंबर होता है, जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होते हैं। इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 कितना होता है, 4। फिर आप बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 6। ये जो वैल्यू आई -2, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है वो क्या बताती है, इट इज अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब है एक नंबर के फॉर्म में वैल्यू होती है। सो डिटर्मिनेंट यहां से अगर अपन निकालेंगे, सो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आई -2 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट। ये है डिटर्मिनेंट। ये 2x2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, फिर से बता रहा हूं। जो डायगोनल एलिमेंट्स है, आप इनको मल्टीप्लाई 4 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट यू गेट द फाइनल आंसर। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। रोज एंड कॉलम्स जैसे होती हैं मैट्रिसेस में, वैसे ही रोज एंड कॉलम्स होते हैं डिटर्मिनेंट में। ठीक, तो डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दो डंडों के बीच में नंबरों को फंसा दीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। जैसे 1 2 3 3 2 1 0 1 0, ये है एक 3x3 की डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, या तो 2x2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने को पूछेगा, या 3x3 का पूछेगा। 4x4 आपकी औकात के नहीं, सॉरी, आपके कोर्स के बाहर है। औकात में तो है, कोर्स के बाहर है। ठीक है, सो 2x2 और 3x3 वाली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, यही आपके कोर्स में है। क्लियर है? आगे देखिए भाई, जैसे ये एक 3x3 की डिटर्मिनेंट है, तो इसमें रो और कॉलम तो पता ही है क्या होते हैं। तो इसको 1 3 0, ठीक नहीं, कंफ्यूज हुए, वेरी गुड। तो ये जो है, ये कॉलम है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, और ये वाली जो है, ये सब रोज हैं। लेट के वो रोती थी, राइट। सो लेटी हुई जो होती है वो रोज होती है, खड़े हुए जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ठीक, ये यहां पे रोज और कॉलम्स के बारे में है। अब ये मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, शेप एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। शेप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो डिटर्मिनेंट का शेप होगा वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो या तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी या 3x3 की मैट्रिक्स होगी, उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय n का स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नंबर्स जो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर होते हैं। जैसे ये जो डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो ये एलिमेंट्स कैसे पता चल सकते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो आप ऑर्डर को की पावर 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर के एलिमेंट्स कितने हैं। अब आपके कोर्स में दो ही मैट्रिसेस हैं, 2x2 की और 3x3 की। 2x2 में एलिमेंट्स कितने होंगे, 4, और 3x3 में कितने होंगे, बस। ठीक, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों वाला है, पर कोई बात नहीं, है तो है। इसके बाद बात करेंगे साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपैंड करने का मतलब यहां पे फैलाना नहीं है, एक्सपैंड करने का मतलब है डिटर्मिनेंट की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग को उसको एक्सपैंड करना पड़ता है। एक्सपैंड करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर रो से या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से। इट कैन बी रो 1 रो 2 रो 3, इट कैन बी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। एक्सपैंड करने से पहले ये
सिस्टम आपको समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं साइन सिस्टम। साइन सिस्टम क्या कहता है? साइन सिस्टम कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट में जो पहला एलिमेंट है दैट इज A11, उसका साइन आप प्लस रखिए और उसके बाद ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते रहिए। कैसे भी चलिए, किसी भी डायरेक्शन में चलिए, कोई फर्क नहीं पैंदा है। जैसे पहला एलिमेंट लिखा प्लस, फिर लिखा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे भी चल सकते हो। आपके जो ये सारे साइंस आएंगे ये ऑल्टरनेटली प्लस माइनस के फॉर्म में आएंगे। पहला साइन हमेशा प्लस आएगा और उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव साइंस आएंगे वो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएंगे। अब इसके पीछे का जो रीजन होता है, रियल रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो रीजन देखिएगा, समझिएगा। हम लोग जो जनरली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर आई रिप्रेजेंट द रो, जे रिप्रेजेंट द कॉलम। तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये रो है और ये कॉलम है, आई और जे। तो जिन जिन एलिमेंट्स में आई प्लस जे एक इवन नंबर आते हैं वहां पे प्लस का साइन लगते हैं, जहां पे आई प्लस जे ऑड आता है वहां वहां हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। कैसा साइन लगाते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक। और पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव जहां पे आई प्लस जे इवन है और नेगेटिव जहां आई प्लस जे ऑड है, आड है, आड आर इवन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, जैसे हमारी जो मैट्रिक्स होती है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी जो मैट्रिक्स है 3x3 की, उसमें जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बचपन में वो पढ़ा था, पट्टी पट्टा पटंती पटसी पट्टा पठत पठानी पठावह पठामह। तो ये जो नंबर्स है A11 A12 A13, ये जो नंबर्स हैं बेसिकली, अच्छा पट्टी पट्टा यहां से याद आ गया, A11 A12 A13। अब इन नंबर्स में जो साइन कन्वेंशन चलेगा वो कैसे चलेगा समझिएगा। तो साइन कन्वेंशन ऐसे चलेगा जैसे 1 + 1 कितना होता है भाई? इवन होता है, ऑड होता है? 2 इवन होता है, बचपन में पढ़े थे, याद है पक्का? ठीक। तो यहां पे साइन लगाएंगे प्लस। A22 कैसा है? 2 + 2 4, 4 कैसा है? इवन, प्लस 3 + 3 इवन, 1 + 2 3 ऑड है, माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से साइंस चल रहे हैं ये। नहीं नहीं, इतना कहने की जरूरत ही नहीं है, बस ये कहना है, समझना है कि जहां पे आई प्लस जे इवन है वहां पॉजिटिव साइन आ रहा है, जहां आई माइनस जे आई प्लस जे ऑड है वहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ये कहने की बात है। अगर ये समझ में आ गया तो ये जरा साइन कन्वेंशन इस तरीके से जरा लिख लीजिए। ये 3/3 का साइन कन्वेंशन है, ये 4/4 का साइन कन्वेंशन है, ये 2/2 का साइन कन्वेंशन है। ये सारी पीपीटीज पीडीएफ सब मैं आपको शेयर करता रहूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, एक हफ्ते में बहुत सारे नए नए बच्चे आ गए। भाई जरा जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देना अपना अपना बच्चों। आदित्य, सब लोग जल्दी से जरा बता दो कौन से शहर से और कौन से स्कूल से हो, ताकि थोड़ा थोड़ा तुम लोग के बारे में जानना शुरू करें। क्या बात है, जसिका भी आई है, जसिका, ज्योति, अवनी, यस, विराज, विराज निकम। सो भाई कौन कौन से स्कूल से हो तुम लोग ये बता दो, कौन कौन से शहर से हो ये बता दो। मेरे बारे में कैसे पता चला ये बताओ। है? आई एम गुड। नहीं बिल्कुल सही तो नहीं हुई है, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से पढ़ा पढ़ा के, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब पहले से आराम है। स्कूल में आईटीएफ स्टार्ट किया गया है मयंक के स्कूल में, बहुत बढ़िया मयंक बेटा। स्कूल वाले बेटा बहुत अलग ही स्पीड से चलेंगे, तुमको लगेगा स्कूल वाले एक अलग कॉस्मोस में है, हम लोग एक अलग कॉस्मोस में है, वो दुनिया से अलग चल रहे होंगे। स्कूल वालों को तो सिर्फ कोर्स ही तो कराना है। श्रेया फ्रॉम लॉयला स्कूल जमशेदपुर, क्या बात है भाई। जमशेदपुर के बहुत सारे बच्चे आते हैं। एक बच्ची आई हुई है पढ़ने के लिए, सीयूईटी आईपी मैट की प्रिपरेशन करने के लिए, जमशेदपुर से आई है, प्रिशा। श्रेया वेलकम, इस्तकबाल वेलकम। जमशेदपुर में भी काफी आईएससी स्कूल्स हैं, इसका मतलब आईसीएससी एंड आईएससी। मयंक कह रहा है मैं फर्स्ट क्लास में नहीं था, मैं भी इंट्रो दूंगा। हाँ भाई दे दो यार, इंट्रो देने में क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारे बारे में जान जाएंगे मयंक भाई। मयंक राय, राय साहब दीजिए इंट्रोडक्शन भाई, बताइए। सब लोग अपने अपने बारे में बता दीजिए।
बाकी मैं सबका नाम तो देखो इस साल भर बाद ही शायद मुझे याद हो जाएगा, किसी किसी का याद हो जाएगा जो मुझसे इंटरेक्शन करता रहेगा। जैसे गांगुली साहब का नाम मुझे याद हो जाएगा, रोमित गांगुली। गांगुली आप बंगाल से हैं। एक लड़की, इसका नाम भी याद हो जाएगा, हिमानी। हिमानी, सर नेम भी हिमानी और फर्स्ट नेम भी हिमानी। हिमानी, ऐसा क्या हो गया जो तुमने दोनों नाम हिमानी हिमानी रख लिए? हाँ भाई, हिमानी हिमानी। एक हिमानी कंपनी है ना जिसकी क्रीम्स आती हैं, नहीं पता? वो आती है ना वीको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। देखा तुम लोगों ने? नहीं। हाँ, वो हिमानी कंपनी की है। मयंक राय फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। आपके बारे में यूट्यूब और फिर अपनी दीदी के रिकमेंडेशन से आया हूँ। क्या बात है भाई, दीदी पढ़ चुकी है, बहुत बढ़िया। कनक गुप्ता, शी इज फ्रॉम कोलकाता। कनक कौन से स्कूल से हो? हिमानी हिमानी इज फ्रॉम करनाल। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हिमानी हिमानी इज फ्रॉम आदर्श स्कूल, नाम ही खतरनाक है, आदर्श। अभिनव पाल, स्प्रिंगडेल कॉलेज। अरे अभिनव, तुम तो अपने लौंडे हो। ज्योति यादव इज फ्रॉम न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज, लखनऊ। क्या बात है भाई, न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के दो बच्चे यहाँ पे हैं। ज्योति यादव कौन सी वाली ब्रांच की हो आप? न्यू पब्लिक, तुम्हारी क्लास में? क्या बात है भाई ज्योति, तुम्हारे दो क्लास के बच्चे यहीं पे बैठे शैतानी कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे थे तुम्हारे बारे में थोड़ी सी। नीरज और गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं बताना था सर, ये सब नहीं बताना था, स्कूल में पता चल गया तो निकाल दिए जाएंगे। रोमित गांगुली फ्रॉम कोलकाता, कॉमर्स के भाई साहब हैं ये। ओके, ज्योति यादव, सीएमएस गोमती नगर 1, आदित्य प्रताप सिंह। क्या बात है भाई। सेंट जोन्स स्कूल, सॉल्ट लेक। अबे स्कूल का नाम सॉल्ट लेक है कि जगह सॉल्ट लेक है? जगह सॉल्ट लेक होगी। कनक गुप्ता जी। उर्वीश, असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। क्या बात है भाई। चलिए, सो हमारे पास दुनिया के अलग अलग कोनों से हैं। पिछली बार दो बच्चे थे, एक मलेशिया का बच्चा था, एक दुबई का बच्चा था। वो बेचारा परेशान रहता था कि सर हमारे टाइम पे सर यहाँ पे रात हो रही होती है, रात में 11 बज रहा होता है, आपके यहाँ 7 बज रहा होता है, आप 7 बजे के हिसाब से लेते हो, यहाँ 11 बज जाता है, सर मैं खाना कब खाऊं और मैं मैथ्स कब लगाऊं। लेकिन उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। उसके बाद दुबई के बहुत सारे बच्चों के फोन आए। अच्छा, जगह का नाम है कनक गुप्ता, सॉरी, ओके। सॉल्ट लेक इज द नेम ऑफ द प्लेस। ये समझ में आया? प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। आगे देखिए, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड कैसे करेंगे और कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया। 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो, a1 b2, माइनस का साइन लगाओ, a2 b1, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स दी है √2, √3, √5, √7। जल्दी से इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए क्या आएगी। चलिए, तो यहां पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो √7 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √14, माइनस √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √15। √14 माइनस √15 का आंसर -1 नहीं होता नालायकों, इसका आंसर यही है। इर्रेशनल नंबर्स नॉर्मल नंबर्स नहीं होते, ये स्पेशल होते हैं। इनको आप ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर्स, √a प्लस √b इज नॉट इक्वल टू √a+b। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ाया जाता है। √a प्लस √b या √a प्लस माइनस √b, ये इस तरीके से नहीं होता। √a इंटू √b, ये क्या होता है? ये √ab होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरीके से नहीं होता। आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है। दिस इज द आंसर, √14 माइनस √15। ठीक, चलिए, सो बेसिकली आपको यहां से समझ में आ गया 2x2 का कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इस मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है। सो 2x2 की मैट्रिक्स में तो हमने क्या किया? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लिया। यहां पे कैसे करते हैं? तो यहां पे करने के लिए वी हैव टू एक्सपैंड इट अलोंग किसी भी रो, किसी भी कॉलम से आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ता है। एक्सपैंड कैसे करते हैं ये समझिएगा।
सो एक्सपैंड करने के लिए अगर लेट्स से इफ वी आर एक्सपैंडिंग इट अलोंग रो वन, अगर हम इसको रो वन के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले जो एलिमेंट आया उसको लिख लो, फिर ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लो। ये एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, छुपा लो इसे। जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनका एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बना लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो बचेगा 1 1 1 1, ठीक है। देन गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड अलोंग विद द साइन, जो अभी मैं साइन कन्वेंशन बता रहा था, उस साइन के साथ आपको इस एलिमेंट को लिखना है। तो पहला एलिमेंट होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तो हमने लिखा माइनस का 2। नाउ 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कीजिए, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचा 2 1 0 1। देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट 1 अलोंग विद द साइन, तो प्लस 1। अब ये प्लस 1 1 कौन सी रो कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हटा दो, क्या बचा 2 1 0 1, ठीक। अभी क्या करना है यहां पे, आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 1 इंटू 1 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 माइनस 0 दैट इज 2, प्लस 1, फिर अगेन 2 इंटू 1 2 माइनस 0 दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस 4 प्लस 2, कितना आ गया माइनस का 2। सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज माइनस 2। सो सबसे पहले यहां पे आए इस कॉलम को, इस कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर उसमें साइन देखें तो प्लस माइनस, तो माइनस 2 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो 2 1 0 1 बचा। फिर नेक्स्ट पे आएंगे प्लस 1, फिर ये जिस रो जिस कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हटा देंगे तो 1 1 0 1। फिर नेक्स्ट पे आएंगे माइनस 1, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड कर देंगे तो 1 2 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू 1 2, सो माइनस 2 बाहर है, 2 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, सो माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 4 माइनस का 2, सो माइनस 2 इज द आंसर, ठीक है। अब इतना कर लिया है तो एक चीज और करके दिखाओ, रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करके दिखाओ, रो 2 के अलोंग, रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करके बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। सो देखिए इससे हमको ये पता चला, यहां से हमको ये पता चला कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कॉलम किसी भी रो से एक्सपैंड करेंगे, आंसर सबका सेम आएगा, आंसर विल नॉट चेंज। आप रो 1 से करो, रो 2 से करो, रो 3 से करो, कॉलम 1 से करो, कॉलम 2 से करो, कॉलम 3 से करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सबके लिए बराबर रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की जरा वैल्यू निकालिए, इसको एक्सपैंड कीजिए और बताइए इसकी वैल्यू आ क्या रही है। अब देखिए इसको अगर एक्सपैंड करेंगे रो 1 के अलोंग, तो सबसे पहले लिखा प्लस 1, यहां पे बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, देन माइनस 1, फिर जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाया 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 एंड 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। तो जब इसको एक्सपैंड किया कुछ इस तरीके से आया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इस माइनस 1 प्लस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस 1 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक। तो हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, और 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस का साइन थीटा। सो प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सब कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की, साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ
द क्वेश्चन सेज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में किए हैं। अब जाहिर सी बात है 11th में तुम लोगों ने ज्यादा पढ़ाई की थी तो याद नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस 11th में किए हैं। फीस माफ होती है ना 11th में। जब भी आपको रेंज निकालना है या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अलोंग विथ सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन तो है ही, साथ में अपनी मैडम को भी लेके आए हैं, कॉस को भी लेके आए हैं, या कॉस तो है ही साथ में अपनी मैडम को भी लेके आए हैं। तो करना क्या है, आपको इन दोनों को एक करना है। इन दोनों को एक करना है का मतलब है या तो साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, या कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में। अब इसको एक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया, भाई आपको मैथ्स में पता है जो मल्टीप्लाई कराओ वही डिवाइड करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ रिजल्ट यहां पे एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक। तो यहां से बचा 1/2 साइन 2 थीटा। अब ये एक में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको डोमेन और रेंज बताया था क्लास 11th में, पता है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। तो जो साइन फंक्शन होता है साइन थीटा, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा लाई करती है -1 से 1 के बीच में। आप थीटा की जगह कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। एंगल आप कुछ भी रख लो, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1। सिमिलरली जो कॉस होता है उसकी भी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। आप थीटा की जगह 2,02,95,000 कुछ भी रख लोगे, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है। अब इस चीज का यूज करके हम लोग यहां से मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अब हमको यहां पे पता चल गया कि ये जो फंक्शन है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये बेसिकली इक्वल है हाफ साइन 2 थीटा के, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हमने यहां पे लिख लिया साइन 2 थीटा, ये भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। अब सर 2 थीटा आपने लिख दिया, भाई अभी मैंने बताया एंगल की जगह कुछ भी रखो वो हमेशा किसके 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 बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। हमको साइन 2 थीटा नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, हाफ साइन 2 थीटा। सो हाफ साइन 2 थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हो गया ये हाफ साइन 2 थीटा। हाफ साइन 2 थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1/2 से +1/2। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा वो क्या देगा, प्लस का 1/2। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो क्या था आंसर, माइनस का 1/2। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली कंपटीशन में। क्या अब ये आ गया, तो ये बताओ, ये करके दिखाओ, एक्स की वैल्यू बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + 6x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 8। 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, 2x² इज इक्वल्स टू 8। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, +-2। पर अगर यहां आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी पड़ेंगी वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर -2 नहीं आ रहा है, इसका आंसर +2 आ रहा है। -2 भी लिख दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। +2 ही इसका आंसर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब बस दिक्कत ये कि फॉर्मूले नहीं याद है ना तुम लोगों को। मोहब्बत तो तुम लोगों ने की लेकिन गलत नाम नहीं याद कर पाए। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप 75 को a माने, 15 को b माने, 75 को a माने, 15 को b माने। सो दिस फॉर्मूला इज cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b, दैट इज 75 प्लस 15, दैट इज 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो द आंसर इज 0। तो ये क्वेश्चन जो है, ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स एक्स सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो तरीके की मैट्रिसेस होती हैं। मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर।
कोएड स्कूल्स होते हैं और कौन से स्कूल्स होते हैं, ओनली बॉयज एंड ओनली गर्ल्स वाले स्कूल्स होते हैं। तो जो ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स वाले जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और जो कोएड वाले बच्चे होते हैं वो कुछ कुछ इस कैटेगरी में आते हैं। तो सिंगुलर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है, तो ऐसा जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो तो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर। अब यहां पे जैसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे और किससे इक्वेट कर देंगे, शून्य से, जीरो से, और फिर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से बताओ क्या आ रही है एक्स की वैल्यू। सो इसको निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को। सो 4 5 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 20 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 6x उधर भेज देंगे तो प्लस 6x, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 18/6, दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद बात करेंगे माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स के माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सो अगर एक मैट्रिक्स दी है इस तरीके से जिसके एलिमेंट्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के माइनर्स होते हैं। अब माइनर का मतलब क्या होता है देखिए। सो माइनर का एक मतलब तो होता है 18 साल से कम वाला, माइनर, नॉट फॉर माइनर। ठीक, जैसे तो वो माइनर का मतलब होता है 18 से छोटे। यहां पे माइनर का मतलब क्या है, यहां पे माइनर का मतलब है कि हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। माइनर का मतलब क्या है, जैसे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है a11, इसका अगर हमको माइनर निकालना है तो इसका माइनर निकालने के लिए ये जिस रो में आ रहा है और ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड आउट कर दीजिए। बचे हुए जो चार एलिमेंट्स हैं इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। सो दैट इज नोन एज माइनर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल MIJ। सो जैसे ये जो एलिमेंट था ये a11 था, तो इसका जो माइनर आएगा उसको लिखेंगे M11। सिमिलरली अगर a12 का माइनर निकालना होगा, सो व्हाट वील डू इज वील हाइड द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम एंड द वैल्यूज दैट आर लेफ्ट, इसका हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वील गेट M12। लाइकवाइज हम हर एलिमेंट के माइनर्स को निकालने के लिए वो जिस रो जिस कॉलम में आ रहे होंगे उसको हाइड करेंगे, जो बचे हुए चार एलिमेंट्स होंगे उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट इज नोन एज माइनर। अंडरस्टूड और नॉट। सो माइनर कैसे निकालते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सो कोफैक्टर्स बेसिकली होते माइनर की तरह ही हैं, बस माइनर के आगे अगर साइन लगा दो, वही वाले साइन जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो साइन अगर आप आगे लगा दीजिए तो माइनर के आगे जब साइन लगा देंगे तो वो बन जाएंगे कोफैक्टर। याद करने का तरीका, को फैक्टर में लगता है साइन, CS, को फैक्टर में लगता है साइन। तो को फैक्टर साइन के साथ होते हैं, माइनर में कोई साइन नहीं होता। तो जो माइनर होता है वो चाहे बुरा हो चाहे भला हो, वो माइनर माइनर होता है, कोई सजा नहीं होती उसको इन द आईज ऑफ लॉ। उसको जुवेनाइल में भेज दिया जाता है और बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, उसको सुधारा जाता है। ठीक, तो माइनर में कोई साइन नहीं होता, को फैक्टर्स के साथ साइन लगे होते हैं। करना वैसे ही होता है जैसे अगर आपको a11 का अगर को फैक्टर निकालना है तो ये जिस रो जिस कॉलम में उससे हाइड किया, जो बचे हुए चार एलिमेंट्स हैं इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और इसके साथ इसका साइन लगा दिया। तो मैंने आपको साइन के लिए बताया था कि ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से साइन चलते हैं, बस यही वाले साइन सारे चल रहे हैं। तो माइनर के आगे साइन लगा दो तो वो क्या हो जाता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो AIJ से, कैपिटल AIJ, या फिर कैपिटल CIJ। इस तरीके से कोफैक्टर्स को दो साइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पे ये है, देखिए कह रहा है फाइंड द माइनर ऑफ A23। तो A23 सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये है कौन सा एलिमेंट। सो A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है आप उसको हाइड कर दीजिए। तो इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, जो बचा हुआ है क्या बचा है, 1 2 5 3, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। सो M23 विल बी इक्वल टू 3 - 10, दैट इज इक्वल्स टू -7। तो ये आ गया माइनर
A23। अब अगर यही कहता कि को फैक्टर बताइए A23, कैपिटल A23, तो को फैक्टर क्या होता, यही चीज होती, बस इसके आगे साइन देखते। तो 2 + 3 क्या है, ऑड, 5 है, 5 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में नेगेटिव साइन लगता है, तो ये हो जाता है -7, एंड -7 क्या होता है, +7। सो द आंसर इज +7। ये है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ A22। माइनर भी निकालिए, को फैक्टर भी निकालिए A22 का। सो A22 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दीजिए। 5 3 15 -8, 15 -8 कितना होता है, 7। सो माइनर आ गया A22 इज इक्वल टू 7। को फैक्टर अगर निकालेंगे A22, तो को फैक्टर में क्या होगा, साइन देखेंगे। तो 2 + 2 क्या होता है, 4। 4 इज एन इवन नंबर, तो प्लस लगाएंगे और 7 आ गया। सो दोनों ही 7 है, चाहे आप को फैक्टर निकालिए चाहे आप माइनर निकालिए, दोनों का आंसर +7 आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है राइट द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21। बताइए इसका आंसर क्या है, A21 का को फैक्टर बताइए। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। सो A21 कौन सा एलिमेंट हुआ भाई, ये वाला। A21 ये वाला एलिमेंट हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हटा दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। 6 3 18 -7 3 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 18 - 21 माइनस का 3, ये क्या आ गया, ये आ गया माइनर A21। अब माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर में क्या होता है, सिर्फ साइन देखना होता है। तो 2 + 1 3, 3 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर है तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा। सो माइनस माइनस +3। सो A21 आंसर है, कोफैक्टर है 3। इसके बाद कह रहा है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A, दैट इज A इनवर्स, वी शैल फर्स्ट डिफाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो A इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, सो एडजॉइंट का मतलब होता है, सो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है को फैक्टर्स निकालिए और उनका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, दैट इज नोन एज ट्रांसपोज। तो को फैक्टर्स निकालिए। को फैक्टर्स निकालिए का मतलब है कि आप निकालिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इसको निकालिए और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कर दीजिएगा मतलब क्या है, जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम। इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया जो को फैक्टर्स आपने निकाले हैं, जब आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे ये है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके को फैक्टर्स। को फैक्टर्स निकालिए, हर एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है आपको। निकाल के बताइए क्या आ रहा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। को फैक्टर्स निकालिए। चलिए चेकआउट कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो A11 निकालने के लिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो ये आ जाएगा 2। ठीक, A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो ये आ जाएगा -2, और क्योंकि माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, फिर A13 निकालने के लिए इसको हाइड किया तो 3 2 -6 -2 दैट इज इक्वल्स टू -8। -6 -2 आ गया -8। ठीक, फिर इसके बाद A21 निकालने के लिए जो सेकंड रो है और जो फर्स्ट कॉलम है इसको हाइड कर दिया आपने, तो यहां से आ गया -1 + 2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 × 2 2, तो 2 - 1
1, तो ये आ गया 1 के बराबर। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो को हाइड किया, सो -3 -1, -3 -1 माइनस का 4। अच्छा, ये जो A21 हमने निकाला था, इस A21 में साइन भी लगाना था, साइन लगाना नहीं भूल गए थे, तो ये -1 हो जाएगा। A23 में भी पहले साइन लगा देते हैं साहब सब में, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब A23 निकालने के लिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया, 3 2 6 -1 दैट इज 5, तो ये आ गया -5 के बराबर। फिर A31 निकालने के लिए हमने फर्स्ट रो, A13 गलत है, चलो भाई चेक कर लेते हैं। A13 ये हो गया, 2 2 4 प्लस 2 6 आ रहा है। ठीक है, फिर A31 निकाल लेते हैं। सो A31 निकालने के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, सो ये आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, सो इसलिए 0 माइनस का 2। ठीक है, फिर A32 निकालने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 0 प्लस 2, और माइनस पहले से बाहर था, तो +2 इंटू माइनस इज -2। फिर A33 निकालने के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को किया, 3 2 -6 -2, ये आ गया -8, प्लस का साइन लगा था, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये आ गया माइनस का 8। सो ये आ गए हमारे को फैक्टर्स। ठीक, अब जब को फैक्टर्स निकाल लिए तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, कोई गलत है? सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। सो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? A22 -2 आ रहा है, देख लेते हैं भाई। A22 ये हो गया, सो ये हो गया -3 +1, सो ये -2 आ रहा है। अच्छा मैंने -4 लिखा है, ओके, -2 -2। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने में क्या किया, जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ठीक, चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी स्टडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बस हमारा अब इन्वर्स बचा है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बचा है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है, देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को आइदर थ्रू कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, किसी भी कॉलम से किसी भी रो से एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन विदाउट एक्सपैंडिंग क्या हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर हमको फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअली एक्सपैंडिंग इट, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये यहां पे समझने वाली बात है। तो विदाउट एक्चुअली एक्सपैंडिंग व्हाट वी डू इज बेसिकली वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी जो आपके करिकुलम में है, कोर्स में है, वो क्या है? वो पहली प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज, आप किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब है ट्रांसपोज कर रहे हो, रोज को चेंज कर रहे हो कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर रहे हो रोज में, दैट इज अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर रहे हो तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 1 4 माइनस 3 2 6, 4 माइनस 6 कितना होता है? -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर अपन ट्रांसपोज निकाल लें, इसका ट्रांसपोज मतलब जो पहली रो है वो बन गया पहला कॉलम, जो दूसरी रो है वो बन गया दूसरा कॉलम। अब जरा इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए और बताइए क्या आ रहा है? -2, अभी भी -2 आ रहा है। 4 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। मतलब जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आप किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए या उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालिए, कोई भी फर्क नहीं आएगा, द वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
if any two rows or any two columns are interchanged, then the value of the determinant, the numerical value remains the same, but the sign is changed. क्या बोला हमने? बोला अगर आप कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, बस जो उसका साइन है वो उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी? -2 आई थी। अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं, हमने रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से। सो रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, मतलब जो पहली रो थी वो बन गई दूसरी रो, जो दूसरा रो था वो बन गया पहला रो। ठीक, अब इसकी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए तो अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, साइन का चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसमें एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर हम दो बार चेंज करेंगे, दोबारा चेंज कर देते तो फिर से क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ठीक है, दो बार चेंज करेंगे तो माइनस माइनस, दो माइनस बाहर निकलेंगे, वो प्लस हो जाएगा। तीन बार चेंज करेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो जितनी बार आप रोज और कॉलम्स, रोज दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे उतने नेगेटिव साइन बाहर आएंगे, जैसे यहां पे करके दिखाया हुआ है। अगर ये पहली रो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इन्होंने रो 1 रो 2 को एक्सचेंज कर दिया A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले जो भी आ रही थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 3, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, जुड़वा हैं, सेम है, दोनों अगर सेम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जैसे यहां पे देखिए रो 1 A1 B1 C1 रो 2 भी A1 B1 C1, तो अगर दो रोज या दो कॉलम्स कोई भी आपस में सेम सेम करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और बात, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में ऑल द एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, देन ऑल्सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहां पे देखिए, अगर आप रो 1 बाय रो 2 निकालिए तो रो 1 बाय रो 2 आएगा 1/2 1/2, फिर 2/4 एंड 3/6। इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ये सब प्रोपोर्शनल है आपस में। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो देख लो 0 के बराबर आएगी। ना विश्वास हो तो करके देख लो। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसी में, ये सारी प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये आपकी बुक में नहीं दी है, ये कॉम्पिटिशन में यूज होती है। जेई एनडीए सीयूईटी आईपी मैट, ये कॉम्पिटिशन की प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिशन में यूज होती है, पर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस सेम है, जैसे 1 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? -3, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3, या R2 - R1 करो, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3। अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस अगर इक्वल है, उस केस में भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये 0 के बराबर होगी। ये टीचर आपका स्कूल वाला नहीं बताएगा, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगी। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी हैं। अगर दो रोज दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हैं, इक्वल है, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। उनका डिफरेंस इक्वल है तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। ये सारे केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। और अगर दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जुड़वा हैं, बराबर हैं, डुप्लीकेट है, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक, तो 0 आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसके बाद देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे सेम नंबर को स्केलर, is multiplied by the same number, then the value of determinant is multiplied by that number। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? -2। अब हमने यहां पे एक ऑपरेशन लगाया, रो 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10,
तो अगर हम 10 से इसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दे रो 1 को, तो क्या हो जाएगा 10, 20, 3, 4। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आ रहा है, कितना आ गया? -20। तो पहले जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 थी, ये कितने टाइम्स बढ़ गई? 10 टाइम्स बढ़ गई, राइट? सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करने पे होगा। अब बताइए, अगर हम इसी के को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, इस रो में भी मल्टीप्लाई कर दें, इस रो में भी मल्टीप्लाई कर दें, और लेट से इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये 10 के बराबर है, और हमने 2 मल्टीप्लाई किया है हर रो में, तो अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 के बराबर है, हमने इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी इसकी वैल्यू। कैसे 80 हो जाएगी? एक 2 आपने इस रो में मल्टीप्लाई किया, तो एक 2 यहां पे, एक 2 सेकेंड रो का, एक 2 थर्ड रो का, मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू थी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। क्योंकि एक रो में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उतने टाइम्स बढ़ जा रही है, फिर दूसरे रो में मल्टीप्लाई किया फिर उतने टाइम्स बढ़ गई, फिर तीसरे रो में मल्टीप्लाई किया फिर उतने टाइम्स बढ़ गई, तो टोटल कितने टाइम्स हो गई? 2 टू द पावर 3 टाइम्स। तो जितने रो जितने कॉलम होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए, ये प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल्स टू के टू द पावर n-1 डिटर्मिनेंट ए, ये प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिशंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। Determinant of k times a is equals to k to the power n-1 determinant a, where n is the order of the matrix. n is the order of the matrix. n यहां पे order of the matrix है। सो अगर आपने किसी स्केलर k से किसी मैट्रिक्स के a को मल्टीप्लाई किया, मतलब उसके हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो आप उसको हर कॉलम से या हर रो से जब निकालेंगे तो k to the power n-1 डिटर्मिनेंट a टाइम्स आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेहतरीन प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट्स दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ सम, तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। जैसे ये दिया है a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, तो a1 b1 c1 प्लस एक्स वाई जेड, इसको अलग अलग करके ब्रेक कर लिया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस x a2 a3, y b2 b3, z c2 c3, इस तरीके से दो पार्ट्स में आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये किसी भी रो में भी हो सकता है, किसी भी कॉलम में भी हो सकता है। अगर कॉलम में भी दिया है तो कॉलम में भी हो सकता है। जैसे दिया है लेट्स से a1 प्लस एक्स, a2 प्लस एक्स, a3 प्लस x3, ये दिया a b c x y z, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक करके एज a1 a x, a2 b x, a3 c z प्लस x1 x2 x3 a b c x y z, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, then it can be broken down into as sum of two determinants. Okay, the value of a determinant is not altered by adding to the elements of any row or column the same multiples of the corresponding elements of any other row or column. क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप, ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अब आप इसमें अगर ऑपरेशन लगाते हैं, लेट्स से r1 में r1 प्लस m टाइम्स r2, और r3 में ऑपरेशन लगाते हैं r3 माइनस n टाइम्स r1, मतलब अगर दो करस्पॉन्डिंग रोज को आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, या दो करस्पॉन्डिंग रोज को किसी एक स्केलर से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। द वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो सेम रहेगी। जैसे एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 3 4, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? -2, बहुत ही अनोखी वैल्यू है इसकी। R1 में अगर हम ऑपरेशन लगाएं R1 माइनस 3 टाइम्स R2, सो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, फिर उसके आगे एरो लगाते हैं, फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं,
और फिर उसके आगे प्लस माइनस जो भी करना होता है वो करते हैं। ठीक, तो R1 में अगर हमने ऑपरेशन लगाया तो R1 है 1, 1 माइनस 3 टाइम्स 3, 3 3 जार 9, 1 माइनस 9 कितना हो गया? -8। 2, 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, 3 और 4। अब हमने यहां पे ऑपरेशन लगाया, अब इसकी जरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? अभी भी -2 आ रही है, देख लो। 8 4 जा 32, माइनस का 32 प्लस का 30 -2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू अभी भी सेम सेम है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सेवेंथ प्रॉपर्टी कह रही है अगर अगर if all the elements below leading diagonal or above leading diagonal or except leading diagonal elements are zero, then the value of the determinant is equals to the multiplied of all the leading diagonal elements। क्या बोला? कह रहा है किसी भी मैट्रिसेस में अगर डायगोनल के सारे नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, जैसे यहां पे ये, या फिर डायगोनल के सारे ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं, जैसे ये, या फिर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट फॉर डायगोनल, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाया था, काफी अच्छा रिवीजन कर रहे हो, काफी अच्छी तैयारी, पता चल रहा है। सो ऐसी जो डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं, या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो या नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स A1 B2 C3, दैट्स इट, खत्म। तो इसको आपको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। नहीं, इसके आगे देखिए नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट D becomes 0 on putting x is equals to alpha। एक डिटर्मिनेंट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x के टर्म्स में दिए हैं, और अगर हम x की वैल्यू अल्फा रखने पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। जैसे इक्वेशन में होता था ना, 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मान लो x इज इक्वल्स टू 1 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम लोग कहते थे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। याद है? सेम वैसे यहां पे बात कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि अगर x इज इक्वल्स टू अल्फा रखने पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये कह रहा है। जैसे कह रहा है एड x इज इक्वल टू 2 रखने पे, x इज इक्वल टू 2 रखने पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, सो x माइनस 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर। अब देखिए यहां पे x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, ये दोनों कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो गए। अभी मैंने बताया था अगर दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल है तो उनकी वैल्यू किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, तो 0 के बराबर हो गया। हाँ, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल अप्लाइंग ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स एट लीस्ट वन रो या कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम एक किसी भी डिटर्मिनेंट में लगा सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1। जैसे अगर एक 3/3 की डिटर्मिनेंट है तो इसमें जो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं वो कितने लगा सकते हैं? 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। एक बार में दो ऑपरेशन से ज्यादा नहीं लगा सकते, एक बार में दो रोज या दो कॉलम से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है बस। इसको नोट डाल के लिख लीजिए, 2000 का नोट डाल दीजिए बड़ा सा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज a-1 का होल क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि यूजिंग प्रॉपर्टीज बताइए ये किसके बराबर है। अब देखिएगा, जो प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है, जब भी कहते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके, तो प्रॉपर्टी का यूज करके का मतलब है कम से कम मिनिमम हमको दो ऑपरेशंस लगाने हैं, और दो ऑपरेशन के बाद हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ प्रॉपर्टी ही लगानी है, एक्सपैंड नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का मतलब है मिनिमम दो ऑपरेशंस लगाने के बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आईएससी और सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि अगर आपने मिनिमम दो ऑपरेशंस लगा दिए हैं उसके बाद आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंदिश नहीं, ठीक, उसके बाद जो मन चाहे वो करो।
लेकिन मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज लगानी ही लगानी है। अगर 2 प्रॉपर्टीज नहीं लगाई तो नंबर कट जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है विदाउट यूजिंग या विदाउट एक्सपैंडिंग या यूजिंग प्रॉपर्टीज दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमको प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज यूज की उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे इसको एक्सपैंड किया जाए, यहां पे ये समझने वाली बात है। तो हम लोगों ने अगर इसमें ऑपरेशंस लगा दें, लेट्स से हमने रो वन में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमको पता है कि अगर हम आपस में कोई भी रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। हमने रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री इन सारी रोज को आपस में ऐड किया तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ गया? 3x प्लस 3y। इसको ऐड किया x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ गया? 3x प्लस 3y। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 3y। बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। सो x प्लस 2y, x प्लस y, x प्लस 2y, x प्लस y एंड x। तो इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी अनचेंज होगी, जो पहले ओरिजिनली होगी अभी भी वही होगी। ठीक, अब यहां से आपको अगर देखिए तो फर्स्ट रो में सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम? सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहां से सारे एलिमेंट्स कॉमन लें, सो दिस इज 3x प्लस 3y, या अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। भाई 3 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे? x प्लस वाई। तो अगर 3x प्लस 3y कॉमन ले लें यहां से तो क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। ये एज इट इज लिख लिया, x प्लस 2y, x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस वाई एंड x। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, जैसे ही हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 3 1 आ जाएं, as soon as we get 3 ones in any row or in any column, what you have to do is basically आप इन 3 1 में से 2 को 0 बना लो और फिर एक्सपैंड कर दो, तुरंत एक्सपैंड हो जाएगा। अब 2 को 0 कैसे बना सकते हैं? तो 2 को 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया C1 में C1 माइनस C3 एंड C2 में भी C2 माइनस C3। सो C1 ये वाला है, C2 ये है, C3 ये है। C1 माइनस C3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 माइनस 1 0, x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई, क्या बचेगा यहाँ पे? y। x प्लस वाई माइनस एक्स, क्या बचेगा यहाँ पे? y। सिमिलरली 1 माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा? 0, x माइनस एक्स माइनस वाई, क्या बचेगा? माइनस वाई। x माइनस एक्स क्या बचेगा यहाँ पे? 2y। यस, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको एज इट इज लिख लिया, x प्लस वाई एंड x। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाहर क्या था? बाहर था 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये बाहर चल रहा है साथ साथ। ठीक, अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से y भी दिखाई दे रहा है कॉमन। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम में से y भी बाहर निकाल लो। तो अगर हम y बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा? चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाते हैं। अगर y बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 0 1 1, और अगर यहां से भी y बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा? 2y बाहर निकाल लिए तो बचा 3y स्क्वायर x प्लस वाई। एक y यहां से बाहर निकाला तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। फिर 0, एक y यहां से बाहर निकाला, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 1x प्लस वाई इंटू x। अब इसको किस रो या किस कॉलम के अकॉर्डिंग अलोंग खोल दें ताकि ये सबसे जल्दी सबसे इजी तरीके से निकल जाए? रो 1 से, क्योंकि रो 1 में मैक्सिमम जीरोस हैं। तो अगर इसको अपन रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करने में क्या हो जाएगा? देखिए, सो रो 1 के अलोंग अगर इसको एक्सपैंड किया जाए तो बाहर है 3y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो बाहर है ही। फर्स्ट रो के अलोंग किया प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1। डिटर्मिनेंट बनाया 1, जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड किया। अब इसको अगर सॉल्व करें 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। आई अगर इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे 1 माइनस 1 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो ये किसके बराबर आ गया? 3 इंटू 1 3
3 इंटू 3 9y² इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए 9y² इंटू एक्स प्लस वाई, यही प्रूफ करना था। देखो यही आ गया। इसको ट्राई कीजिए। सो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा हल्का करके फिर एक्सपैंड कर लो। मिनिमम 2 ऑपरेशन लगाने हैं, 2 ऑपरेशन लगा लो फिर एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहला ऑपरेशन हमने लगाया, लेट्स से R1 में R1 माइनस R3, और दूसरा ऑपरेशन लगाया R2 में R2 माइनस R3। तो एक स्टेप पे मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक ही स्टेप पे हमने दोनों ऑपरेशन लगा दिए। तो अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, R1 माइनस R3, सो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 8, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 27, सो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24। 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 64, 64 में से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा 60। बताओ ये ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं आया। R1 में R3 माइनस किया, ये है R1 ये है R3, तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 8 x 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 27 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 64। ये समझ में आया प्रवीण गुप्ता जी? बहुत तेजी से तुमने मुंडी हिलाई नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक। सिमिलरली इन दोनों को आपस में माइनस करें तो x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8, ये साइन चेंज हो रहा है, 8 माइनस 4 कितना होता है 4। सिमिलरली 2x माइनस 27 माइनस 2x माइनस 9, 27 में से 9 गया कितना बचा, फिर 64 में से 16 गया कितना बचा 48। ठीक, यहां पे आ गया x माइनस 8 2x माइनस 27 3x माइनस 64। ठीक, सो ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो एक्स एक्स था फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाले कॉलम से वो हट गया, बोलो हाँ या ना, हट गया। तो इस ऑपरेशन से फायदा क्या हुआ, इस ऑपरेशन से फायदा हुआ कि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया दोनों में। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इजी इजी सा लग रहा है। ठीक, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, शून्य के बराबर दी हुई है। ठीक, हेलो, अब इसमें आप फर्स्ट रो से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है फर्स्ट रो से 6, एंड सेकेंड रो से क्या कॉमन निकल रहा है 2, क्या बचा यहां पे 1 4 10 2 9 24, और x माइनस 8 2x माइनस 27 एंड 3x माइनस 64। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको जीरो बनाएं ना बनाएं ऐसे भी छोड़ दें, क्योंकि आपने 2 ऑपरेशन ऑलरेडी लगा लिए हैं। अब इसको एक्सपैंड कर लो। ठीक, तो अब इसको जब एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड करने पे आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। सो 2 स्टेप हमने लगाए, 2 स्टेप लगाने के बाद हमने कुछ कॉमन लिया बाहर लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, हाँ, और सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं तुम्हारा अप्रोच अलग हो, मेरा अप्रोच अलग हो, इनका अप्रोच अलग हो। अब उसकी माइनस डी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। अब इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों ने ईआरटी ईसीटी पढ़ा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने नहीं पढ़ाया वो बात अलग है, पर एक वो तरीका है इनवर्स निकालने का किसी भी मैट्रिक्स का। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एक ऑपरेशन नहीं पढ़ा डिवीजन। तो क्या मैट्रिसेस में डिवीजन होता है कि नहीं होता है, तो अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, तो क्या हम यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से एक्स की वैल्यू निकालें यूजिंग एलजेब्रा, तो ये बी अपॉन ए होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए से अगर डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा। अब मैट्रिसेस के केस में देयर इज नो डिवीजन, डिवीजन नाम की चिड़िया रहती नहीं है। अगर डिवीजन नाम की चिड़िया नहीं रहती तो क्या करें भाई, तो करें ये कि आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू बी, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। और ये जो 1 अपॉन ए है, इस 1 अपॉन ए को हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसा भी, ए इनवर्स इंटू बी। भाई बचपन में आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -2। यस, या 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर -1।
जब हम लोग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर होती है उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं, राइट। तो सेम 1/a कैन बी रिटन एज a टू द पावर -1 और इट इज रेड एज a इनवर्स, इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिवीजन नहीं करते, हम लोग कान ऐसे नहीं पकड़ते, हम ऐसे घूम के पकड़ते हैं, हम डिवीजन नहीं करते, पर हम मल्टीप्लाई की हेल्प से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे किसी नंबर को, लेट्स से नंबर है 13, इसको 2 से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 13/2। अब हम डिवीजन नहीं लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1/2। बात तो वही है, अब कर मल्टीप्लाई रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, डिवीजन, ठीक है। तो इसलिए तो ये 13/2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मैट्रिसेस का इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनवर्स का मतलब होता है डिवीजन ना करके उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना, ठीक है। ये जो इनवर्स होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, देखो जो इनवर्स निकलता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, एंड इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, इज सदैव एंड सदैव यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हो, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे तुम लोग हो यूनिक, ठीक है। तो यूनिक का मतलब बेसिकली यहां पे ये है कि इसका जो इनवर्स है वो यूनिक का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो एक ही इनवर्स निकलेगा एक मैट्रिक्स का, 2-3 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब जो आंसर आएगा, जो इनवर्स आएगा वो बिल्कुल एक ही आंसर आएगा, 2-3 आंसर्स नहीं आ सकते। तो ये जो है ये यूनिक होता है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट दैट इज रिटन ओवर हियर, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। अब इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स का मतलब होता है जैसे ए इनवर्स का इनवर्स, सो दिस इज इक्वल्स टू ए। जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता था, याद है ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज, वही है। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज का आप इनवर्स करो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बात एक ही है, द आंसर विल बी द सेम। पहले आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को चेंज करना कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करना रोज में। तो पहले आप रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज करो, या फिर इनवर्स निकालो, या फिर आप पहले इनवर्स निकाल लो और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, द आंसर विल बी द सेम। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे। सो इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए upon determinant A. So this is the formula to find the inverse of a matrix using determinant method. So inverse दो तरीके से निकलता है, एक निकलता है मैट्रिक्स के मेथड से, which is known as ERT ECT, elementary row transformation and elementary column transformation. दूसरा मेथड जो होता है that is known as finding the inverse using determinant method. Determinant method में हम ये formula use करते हैं, adjoint A upon determinant A. Now the problem is what is this adjoint A? ये adjoint A किस चिड़िया का नाम है। सो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है आप सारे कोफैक्टर्स निकालिए ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आप सारे मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालिए और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालिए और कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट द एडजॉइंट, ठीक। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आपको ऑलरेडी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। सो लेट्स से 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये इनवर्स अगर डिटर्मिनेंट मेथड से निकालें तो कैसे निकालेंगे ये पहले बात करते हैं यहाँ पे, और उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 5x + 2y इक्वल्स टू 4, 7x + 3y इक्वल्स टू 5। सो लेट से आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। अब अगर क्वेश्चन में कह दिया है मैट्रिक्स का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है, तो आप इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको मैट्रिक्स का मेथड लगाना पड़ेगा। मैट्रिक्स का मेथड क्या कहता है, तो मैट्रिक्स का मेथड ये कहता है कि जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को आप लिख लीजिए। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है 2, यहां पे x का कोफिशिएंट है 7, y का कोफिशिएंट है 3।
आपने ये कोफिशिएंट्स लिख लिए 2x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसके बाद इसके बगल में एक मैट्रिक्स बनाइए, इसका जो ऑर्डर है ये 2x2 है, इसके बगल में एक मैट्रिक्स बनाइए और ये मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी वो 2x1 ऑर्डर की बनेगी। 2x1 मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। इसमें पहले वाले रो में लिख लीजिए x, दूसरे वाले रो में लिख लीजिए y, और इसको इक्वेट कर दीजिए विद द टर्म्स दैट आर ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज 4 and 5। अब समझिएगा यहां पे इस मैट्रिक्स को अगर हम A मान रहे हैं, इस मैट्रिक्स को अगर हम X मान रहे हैं, इस मैट्रिक्स को अगर हम B मान रहे हैं, तो X की वैल्यू कैसे आएगी? B बाई A करने से, हाँ या ना? X की वैल्यू किसके बराबर आएगी? B बाई A करने से। या फिर हमको X की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब हम 1/A को B से मल्टीप्लाई कर दें। अब 1/A कैसे निकालें? तो 1/A का मतलब क्या हो गया? A इनवर्स इंटू B। तो हमको X और Y की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A इनवर्स। इक्वेशंस को जो इस तरीके से लिखी हुई हैं उनको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करने के जो तरीका है, इस तरीके को हम लोग कहते हैं, ये मार्टिन्स रूल है, राइट? तो हाँ, तो ये मार्टिन्स रूल है। अब मार्टिन्स रूल सर क्यों पढ़े जब हमको 3 मेथड ऑलरेडी आते हैं? तो मार्टिन्स रूल इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर महाशय जो होते हैं, जो कंप्यूटर होता है, उसको जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो ना उसको एलिमिनेशन मेथड आता है, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, ना उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, उसको ये वाला मेथड आता है। क्योंकि कंप्यूटर्स में जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या सॉफ्टवेयर में, तो हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में करते हैं, और यहाँ पे भी हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में सब कुछ कर रहे हैं, जिसको वहां पे एरे कहते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो मशीन्स में है, कंप्यूटर्स में है। इसके बेसिस पे कंप्यूटर हमारी चीजों को सॉल्व करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे अननोन्स हो, 5 अननोन हो, 3a plus 2b plus 5c plus 7d plus 7a plus 8z is equal to 20, ऐसी 6-7 इक्वेशंस दी हो, उनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलिमिनेशन सब फेल हो जाएगा वहां पे, इसलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक, अब ए इनवर्स कैसे निकालें? तो भाई ए मैट्रिक्स तो आपको पता चल गई क्या है, 5 2 7 3। इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, 5 2 and 7 3। अब इसका इनवर्स कैसे निकाला जाए? तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। मैंने आपको सिंगलटन एंड नॉन सिंगलटन वाली मैट्रिक्स बताई थी ना, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताई थी, हाँ या ना? बताई थी, मुझे तो याद है। सिंगुलर बताया था, नॉन सिंगुलर बताया था। काफी तेज हो तुम लोग की मेमोरी, अच्छी बात है, गुड। सो अगर हमारी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अगर वो नॉन सिंगुलर है, राइट, तो उस केस में जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला मैंने? इनवर्स किसके बराबर होता है भाई? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। अब अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। भाई डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक स्टेटमेंट लिखनी है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, क्योंकि ये डिवीजन में जा रही है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए भाई निकाल लेते हैं। सो 5 3 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गया तो हमको ये पता चल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स कैसे निकालें? तो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके कोफैक्टर निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो। अब कोफैक्टर्स को हम लोग कैसे निकालते थे? कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल ए से या कैपिटल सी से लिखते थे। सो हर एलिमेंट का एक रिस्पेक्टिव कोफैक्टर होता है, यस और नो? ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको। अब इसके अगर कोफैक्टर्स निकाले हैं तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कोफैक्टर साइन के साथ चलते हैं, राइट? तो प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले साइन लगा लिए। अब कोफैक्टर निकाल लेते। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? A11 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए। क्या बचा? 3, तो यहां लिख लिया 3। A12 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है हाइड कर दीजिए। क्या बचा? 5, ये हो गया माइनस का 5। A21 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए। क्या बचा? सॉरी,
क्या बचा 2, A22 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा हाइड कर दीजिए, क्या बचा 5। कुछ गलत कर दिया मैंने? यस। A12 अगर इसको हाइड करेंगे और A12 इसको हाइड करेंगे, 7 आ रहा था, -7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा कोफैक्टर आ गया। अब क्या ये एडजॉइंट ए के बराबर है? नहीं, नहीं, ये कोफैक्टर है। अभी तो मैंने क्या बोला, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए यहां से किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गया, जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन गया। तो ये जो आया ये क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आया ये? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ए इनवर्स निकालना है, निकाल सकते हैं भाई। सो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? 1। सो ये हो गया 1/1 इंटू 3 - 2 - 7 एंड 5। तो ये क्या आ गया? ए इनवर्स। क्या आ गया? ए इनवर्स। तो इस तरीके से इनवर्स निकालते हैं। ठीक, तो पहले अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनवर्स निकालने की और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो पहले बेसिक करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अगर एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है 3 6 -7 4, इसका जरा इनवर्स निकाल के बताइए किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी द इनवर्स इक्वल टू, इसका इनवर्स किस? तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, सो एडजॉइंट ऑफ ए आपका जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा ये आ रहा है। को फैक्टर्स निकाल के जब ट्रांसपोज किया होगा तो ये आया होगा। डिटर्मिनेंट ए की जब आपने वैल्यू निकाली होगी तो ये आ रहा होगा 4 3s are 12 प्लस 42 दैट इज इक्वल्स टू 54। सो ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा 1/54 इंटू 4 7 -6 एंड 3, ये आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने को फैक्टर्स निकाले। सो को फैक्टर्स निकाले कैसे? A11 निकाला, A12 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाला, A11 निकाला आपने 4 आ गया, A12 निकाला आपने 7 आ गया पॉजिटिव साइन के साथ, A21 निकाला -6 आ गया और A22 निकाला तो 3 आ गया। यही आया, साइन के साथ बताया हूं अब। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसका ट्रांसपोज किया। तो जब अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 4 7 -6 3, ये आ जाएगा। अब आ गया एडजॉइंट है 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स। अब यहां से शुरू होती पार्टी। इनवर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। सो 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे ये यहां पे समझते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 27 आ रही है, सबकी आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। जो बचे हुए हैं उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बना लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 -2 कितना होता है? 4। 1 - 4 कितना हो गया? -3। तो A11 आ गया -3। ठीक, सिमिलरली आप निकाल लीजिए A12। तो A12 के लिए आप सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को अगर आप हाइड कर देंगे तो बचेगा 2 2 -2 1। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - -4। सो 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6। सो A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, फिर इसके बाद A13 निकालने के लिए आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी साइन लगाते हैं, चलो पहले साइन लगा लेते हैं फिर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब A13 निकालते हैं। सो A13 निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, 2 1 2 -2 हो गया, ये हो गया -4 -2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, तो ये आ गया माइनस का 6। सिमिलरली A21, अब A21 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये वाली जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है इसको हाइड किया तो बचा -2 -2 -2 1। इसको मल्टीप्लाई किया -2 -4 कितना आ जाएगा? माइनस का 6। अब माइनस ऑलरेडी से था तो माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा? प्लस का 6। फिर निकालना है A22। तो A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम गायब किया तो बचा -1 -2 2 1। तो ये आ जाएगा
-1 माइनस ऑफ -4, सो -1 + 4, 4 - 1 कितना होता है 3, तो ये आ गया प्लस का 3। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत करूं तो मुझे भी बता दीजिएगा, ऐसा नहीं है मेरी से गलती नहीं हो सकती, गलती मुझसे भी हो सकती है, तो बता दीजिएगा ऐसा कुछ हो तो, आपको लगे कहीं गलत है तो। फिर सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो बचा -1 -2 2 -2, तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2 + 4, कितना आ गया 6, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगा था तो ये आ गया नेगेटिव का 6। ठीक, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 +2, 4 + 2 ये भी कितना हो गया 6। फिर A32 किया, A32 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, सो -2 × -1 ये हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, तो ये भी कितना हो गया 6, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी था तो माइनस का 6। A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, सो -1 माइनस माइनस +4, सो 4 - 1 3, सो A33 हो गया 3 के बराबर। बताइए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब सही है। अब ये क्या एडजॉइंट ए के बराबर है? नहीं, ये अभी को फैक्टर है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज। सो -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3, तो ये आ गया एडजॉइंट ए के बराबर। अब हमको अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? सो ए इनवर्स आ जाएगा 1/27 टाइम्स ये वाली मैट्रिक्स -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 एंड 3। दैट्स इट। अब इस 27 को अंदर ले जाना चाहते हो, सो -3/27 ये हो जाएगा -1/9, फिर 2/9 2/9 -2/9 1/9 -2/9 -2/9 -2/9 एंड 1/9। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक स्कूल में नहीं लगाना, टीचर गिराक मारेगा। मारेगा इसलिए क्योंकि स्टेप्स दिखा नहीं पाओगे, बिना स्टेप्स दिखाए वो नंबर नहीं देगा। लेकिन आप इससे अपना आंसर जरूर चेक कर सकते हो कि आपने जो निकाला वो आंसर सही आया कि गलत आया। तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका है, छोटा सा प्यारा सा तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में आते हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। आज से तू राज मैं विकी कर लीजिए, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो 6 का हो जाएगा -6 -7 का हो जाएगा 7, बस खत्म, ये आ गया एडजॉइंट ए। सो क्या किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको स्वैप किया, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनमें साइन चेंज किया। ये आप कंपटीशन में यूज करते हो। ठीक, फिर डिटर्मिनेंट ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो तो वैसे ही निकलेगी जैसे निकलती है, 4 3 = 12 प्लस 6 7 = 42, तो 54 वैसे भी आएगा। सो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स आ गया डायरेक्टली यहां से, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/54 टाइम्स दिस, बस खत्म। 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 एंड 2, इसका इनवर्स निकालना। मल्टीप्लाई करके देख लेते, 3 × 3 2 = 6 2 = 12 -10 प्लस 1 इंटू -30 प्लस 25 प्लस 1 30 -30, ये तो 0 ही हो गया। सो ये हो गया 3 × 2 प्लस, सॉरी ये आ जाएगा -5 3 2 = 6 -5 1 आ रही है भाई आंसर है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? वही से पढ़ा है, बहुत बढ़िया भाई, वन शॉट वीडियो से अगर पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा। वही वाले क्वेश्चंस कर लो जो क्वेश्चंस दिए हैं। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 के बराबर, जिसने 11 निकाली है सबकी गलत है, जाके अपनी भैंस चराए, मतलब बेसिकली उसको सही करें, देखिए समझे। ठीक, फिर कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज कर लेंगे, एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू वैसी 1 है, तो एडजॉइंट ए ही आपका बेसिकली ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अब कर लोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, उनका इनवर्स निकालना होगा, तो इनवर्स निकाल के अगली क्लास में क्वेश्चंस करके लाना। हर क्वेश्चन को करने में 5-10 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये सिर्फ 6 नंबर का आएगा बोर्ड में, सिर्फ 6 नंबर का, ज्यादा नहीं, ओनली 6। देखो बोर्ड भी चलने से मना कर रहा है, कह रहा है नहीं चलेंगे जाओ, सिर्फ 6 नंबर का आएगा ये। तो 6 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी कर लो। ये 6 नंबर आखिर तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और ये 6 नंबर हलवा है, मिलना ही मिलना है सबको। तो 80 में से 6 नंबर की तैयारी आज हो जाएगी। 80 में 6 कितने परसेंट हुए? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है, इसलिए इनवर्स निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसको सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 6 नंबर का आएगा ही आएगा, और कुछ आए ना आए, इनवर्स निकालना तो आएगा ही आएगा। राइट। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। बाकी फिर मैं क्वेश्चंस आपको भी दूंगा करने के लिए, फिर आपको भी करने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ऑनलाइन वाले बच्चों किया कि नहीं किया? सर स्कूल की मैम आईटीएफ की एक्सरसाइज होमवर्क दे दी, बहुत बढ़िया। तो मतलब नहीं किया तुम लोगों ने, कहना ये चाहते हो ना तुम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम एलिमेंट्स रखेंगे ये वाले। तो एलिमेंट्स हो गया 1 2 2 3, देन x y, एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 2 3। अब इसको अगर अपन a माने, इसको अगर x माने, इसको अगर b माने, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a का इनवर्स। ठीक। तो a अगर हमने इसको माना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके को फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -1, सॉरी +1, और ये आ जाएगा -2। ठीक है। तो ये इसके को फैक्टर्स निकाल लिए। अब को फैक्टर्स निकालने के बाद हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज किया तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब जब हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमने किया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ए की अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है। सो ए इनवर्स आ गया -1 टाइम्स 3 -2 -2 1। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा -3 2 2 -1। सो दिस इज ए इनवर्स। अब हमको ए इनवर्स नहीं निकालना था, हमसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए इनवर्स आया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। सो अगर ये ए के बराबर है, ये एक्स के बराबर है, ये बी के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स इंटू बी करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुका है, -3 2 2 -1, और इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, b इज 2 3। अब इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंपैटिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। तो पहला रो मल्टीप्लाइड बाय पहला कॉलम, सो -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 2 6। ठीक। नेक्स्ट 2 2 4 -3। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0 -1। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी की। +1 आएगी, 4 -3 +1 आएगी, हाँ +1। सो यहां से x किसके बराबर था, x बराबर था x और y के, और ये किसके बराबर आ गया, 0 और 1 के। सो अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां से हमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको 2x2 का भी कराया, ये 2x2 का कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा 3x3 का पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल्स टू 52, 2x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये है। अब क्या आएगा कि ये 3 इक्वेशंस दी हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स, कुछ भी बोलेगा। ठीक। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा मैट्रिसेस के फॉर्म में। तो इसको फॉर्म्युलेट करते हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली रो आ रही है उसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए, सेकंड वाले के लिख लिए और थर्ड वाले के लिख लिए। ठीक। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका b। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, a इनवर्स इंटू b। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालिए डिटर्मिनेंट ए, और फिर निकालिए ए इनवर्स, और उसको बी से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपको करना।
अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आसान तरीका है, 3 1 दिखाई दे रहे, 2 0 बना दो, तुरंत आ जाएगा। 2 0 बनाने के लिए क्या कर लो, आपने यहाँ पे लिखा R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, अगर ये कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो गया 0 3 1 0, R3 माइनस R1 किया है ना, तो R1 हो गया 5 और 2 R3 हो गया -1 -2 -3। अब इसको एक्सपैंड कर दो इसके अलाउंग, तो 1 इंटू -9 -5, तो -9 -5 कितना हो गया, हाँ -9 -5, तो -14 हो गया, और इंटू 1 -14 आ रहा है यार, ऐसा किसी का भी नहीं आ रहा है। एक बार देख लेते हैं सही किया कि नहीं किया। अच्छा R2 मैंने कह रहा हूँ, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। सो C2 में से अगर C1 माइनस कर देंगे, 1 -1 0, 5 -2 3, 1 -2 -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया यहाँ से -4, -4 आ रहा है भाई, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, पूरा हमको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर हम इसको डबल जीरो बना ले तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपैंड करना चाहो तो आप रो 1 से एक्सपैंड करोगे तो भी -4 ही आएगा। सो बेसिकली इसका आंसर आ रहा है -4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4। अगर ये -4 है मतलब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो कोफैक्टर्स के लिए हमने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये लिख लिए इसके कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स लिखने के बाद A11 अगर हमको निकालना है तो A11 का सबसे पहले साइन लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि गलतियां ना हो। तो साइन लगा लेते हैं, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए A11 के लिए पहला रो पहला कॉलम हटाया, सो -5 -7, -5 -7 माइनस का 12, प्लस पहले से ही लगा था तो ये आ गया माइनस का 12। A12 के लिए ये और ये हटाया तो ये बचा -2 -14, -2 -14 इज -16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस का 16 हो गया। A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाया, सो 2 -10, 2 -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। फिर नेक्स्ट इसको गायब किया, इसको गायब किया, सो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। फिर इसको गायब किया, सो -1 -2 -3 प्लस माइनस माइनस तो -3। फिर A23 के लिए इसको गायब किया, इसको गायब किया, सो 1 -2 दैट इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक, A31 निकाला तो A31 के लिए 7 -5 दैट इज 2, प्लस का 2 आ गया। A32 के लिए 7 -2 दैट इज अगेन 5, और माइनस का 5 आ जाएगा। A33 के लिए 5 -2 3, तो प्लस का 3। ये आ गया इसका कोफैक्टर। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, लेंदी है पर टेढ़ा है, पर मेरा है, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा ही। ठीक, तो अब इसका अगर आप ट्रांसपोज कर लीजिए, यू विल गेट दी एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 3। सो ये क्या आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। सो 1 अपॉन -4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3। अब देखिए, अगर ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 होते तो हम 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते तो हमारा ये रिड्यूस हो जाते, पर ये सब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो मतलब कहीं पे 3/4 3/4 5/4 मिलेगा, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वह हेक्टिक हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। छोटा काम करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इस ए इनवर्स को, क्योंकि हमको फाइनली किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, ठीक, तो आप इस ए इनवर्स का जो ये 1/-4 इसको बाहर ही रहने दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बी से। तो बी क्या था, 9 52 एंड 0।
भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ए इनवर्स निकाल के इसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चलेगी, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके ऊपर उड़ता हुआ तीर, इसके ऊपर गिरता हुआ तीर, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। सो -12 × 9 कितना हो गया, -108, 12 × 9 बेटा, 12 × 9 -108, ठीक है। 2 × 52 104, ठीक है, प्लस 0, ठीक। फिर नेक्स्ट बाहर -1/4 बाहर है, रहन दो। 16 9 जार 144, -3 2 जार 6 156 प्लस 0। देन 8 9 जार -72 प्लस 52 प्लस 0। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 108 में से 104 गया, माइनस का 4, 144 156 माइनस का 12, 52 72 20 माइनस का 20, और बाहर क्या है -1/4। अब इस -1/4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 3 एंड 5, और ये किसके बराबर है, x के बराबर। x मैट्रिक्स किसके बराबर है, x y z। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3 एंड z की वैल्यू आ गई 5। इतना करने पे आपको 6 नंबर मिलेंगे।